नमस्कार दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर BPAE 102 का ये 500 शब्दों के प्रश्न हैं 20 अंक के। कोई दो प्रश्न कीजिए। प्रश्न 1, मौर्य और मुगल प्रशासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मौर्य व गुप्त प्रशासन एक सुनियोजित प्रशासन था जिसके अंतर्गत राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक जीवन उत्तम ढंग का था। यह इस बात का उत्तम प्रमाण है कि ब्रिटिश शासकों के भारत में आने से पूर्व ही उनके शासन के विशिष्ट लक्षण व उनकी पद्धतियों की विशेषताएं पहले ही प्रतिबिंबित की गई थीं। मौर्य व गुप्त प्रशासन में सम्राट में संपूर्ण शक्तियां निहित थीं। राजा सर्वशक्तिमान होता था और उसके ही नाम से सारे काम होते थे। उसे सहायता देने के लिए सभा और परिषद थी। मौर्य प्रशासन में राज्य को दो प्रकार के कार्य करने पड़ते थे: संवैधानिक कार्यों में सुव्यवस्थित बनाए रखना व प्रशासनिक कार्यों में कल्याण सेवाएं प्रदान करना। गुप्तकालीन प्रशासन भी एक कल्याणकारी राज्य का युग जिसमें न्याय व्यवस्था उदार थी और सभी लोग कर्तव्य की भावना से कार्य करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मंत्री कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष व सेना को राज्य के आधारभूत अंगों के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें उसने राजा को प्रमुखता दी थी जो अपने गुणों के आधार पर अन्य सभी का संचालन करता था। मुगल काल में भी सभी गतिविधियों का केंद्र राजा ही था। इस काल में भी राजा को दैवीय शक्ति के रूप में देखा जाता था। मुगल काल में केंद्रीय प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन व नौकरशाही पुलिस सब में सम्राट की भूमिका थी और प्रशासन में जो भी अधिकारी गण थे राजा द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। मौर्य प्रशासन की भांति मुगल के शासन में भी इन अधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य समाज में शांति बनाए रखना था। प्रशासनिक व्यवस्था एक पिरामिड की भांति थी जिसमें प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता था। प्रश्न 2, राज्य के मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की भूमिका की चर्चा कीजिए। उत्तर, मंत्रिपरिषद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह राज्य प्रशासकीय नीति का निर्धारण करती है। यह कार्य करते समय वह राजनीतिक दलों के सिद्धांतों का ध्यान रखती है। विधानसभा में प्रस्तुत होने के उपरांत नीति पास करवा ली जाती है। राज्यपाल के साथ मिलकर मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, प्रांत के लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, राज्य में विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, विभिन्न निगमों व मंडलों के अध्यक्ष और अन्य सदस्य आदि। मंत्रिपरिषद वह संस्था है जो संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था चलाती है। राज्यों की नीतियों को निश्चित करना, बजट पास करवाना, शासन चलाना, शांति व्यवस्था बनाए रखना आदि। इसे कहीं कहीं राज्य का वास्तविक शासन चलाने वाली संस्था भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुखिया व प्रमुख होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य में जिन भी प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है वह मुख्यमंत्री की सलाह से ही होती है। प्रांतीय मंत्री परिषद की रचना, संगठन एवं कार्यकुशलता मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों में विभागों का बंटवारा करता है। इस कार्य में उसे बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है ताकि कहीं उसके दल में फूट ना पड़ जाए। प्रश्न 3 और 4 आपको करने हैं। प्रश्न 5, इंडियन काउंसिल सेक्टर 1892 पर एक टिप्पणी लिखिए। काउंसिल एक्ट 1861 व सिपाही विद्रोह के पश्चात लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई। लोगों में यह भावना जागृत हुई कि निकट भविष्य में भारत की स्वतंत्रता की संभावना है। राष्ट्रीय नेताओं ने प्रादेशिक कानूनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ब्रिटिश सरकार अपने हितों की रक्षा करना चाहती थी, वह खोना नहीं चाहती थी। राष्ट्रीय नेताओं को कुछ सीमा तक संतुष्ट करने के लिए सरकार ने कुछ ढील दी। अपने इन इरादों के साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1812 को पास करने का निर्णय किया गया।
सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन 9 पूर्व अधिकारी सदस्य बंगाल, बम्बई, मद्रास व उत्तर पश्चिमी प्रदेशों की लेजिस्लेटिव काउंसिलों के 6 सदस्यों के द्वारा होता था। बाद में पंजाब का बर्मा में लेजिस्लेटिव काउंसिलों की रचना की गई और इन स्थानों से भी एक एक सदस्य को सम्मिलित किया गया। मद्रास और बम्बई के प्रादेशिक लेजिस्लेटिव प्रत्येक में 20 सदस्यों की वृद्धि की गई। इनमें आधे से अधिक गैर सरकारी सदस्य होने चाहिए थे, जो अपने सदस्यों को चुनकर उनके नाम सरकार को भेज देते। यह एक चुनावी प्रक्रिया थी, लेकिन जो व्यवस्था अपनाई गई उससे यह आभास मिलता है कि गवर्नर जनरल इन सदस्यों को मनोनीत करता था। प्रश्न 6 आपको करना है। प्रश्न 7 राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली प्रणाली को संघवाद कहा जाता है। इस व्यवस्था में वैसे तो केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, लेकिन राज्य सरकारों को भी अपने क्षेत्र में शक्तियां प्रदान की जाती हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और अनुच्छेद 246 के अनुसार केंद्र और राज्यों की विधायी संबंधों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। 1. संघ सूची यूनियन लिस्ट। संघीय सूची में 97 विषय हैं। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को ही प्राप्त है। इसमें कुछ प्रमुख विषय हैं, जैसे रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, तार, बैंक, बीमा आदि। 2. राज्य सूची स्टेट लिस्ट। इस सूची में 61 विषय हैं जो क्षेत्रीय महत्व के हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को प्राप्त है। इसमें भी कई महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे कृषि, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ये विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार राज्य सूची के कुछ विषयों पर कानून बना सकती है, यदि राज्यसभा अपने 2/3 सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव से केंद्र को किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे दे। 2. संकट की स्थिति में जब राज्य की समस्त विधायी शक्तियों पर संसद का अधिकार हो जाता है। 3. 2 या अधिक राज्यों के कहने पर संसद और राज्यों के विवादों के विषय पर कानून बना सकती है। 3. समवर्ती सूची कनकरेंट लिस्ट। इस सूची में 47 विषय शामिल हैं, जिन पर केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कानून बनाने के विषय में टकराव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय कानून को मान्यता मिलेगी। प्रश्न 8 आपको करना है। प्रश्न 9 योजना आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिए। उत्तर वर्तमान समय में योजना आयोग की प्रशासन के अंतर्गत भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जिसके अभाव में विकास के बारे में सोचना लगभग असंभव सा लगता है। इसकी भूमिका का अवलोकन हम इसको सौंपे गए कार्य द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसके द्वारा निभाए जाने वाले मुख्य कार्यों का विवेचन, जैसे 1. यह आयोग तकनीक, कर्मचारियों सहित देश में सामग्री, पूंजी और मानव संसाधनों का मूल्यांकन करता है और राष्ट्र की जरूरतों के संदर्भ में इनकी कमी को पूरा करने के लिए इन संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच पड़ताल करता है। 2. राष्ट्रीय विकास में जन सहयोग संगठित करना। 3. देश के संसाधनों के अत्यंत कारगर और संतुलित उपयोग हेतु योजना तैयार करता है। 4. आर्थिक विकास हेतु राष्ट्रीय योजना तैयार करना। 5. प्राथमिकताएं तय करते समय उन चरणों का निर्धारण करना जिसमें योजनाओं को लागू किया जाना और प्रत्येक चरण में साधनों का निर्धारण करना। 6. योजना के प्रत्येक स्तर के परिपालन में हुई प्रगति की समय समय पर समीक्षा व उसी के अनुसार नीति व आवश्यक सुधारों को भी लागू करना। 7. ऐसे अंतिम या सहायक उपायों जो मौजूदा आर्थिक स्थितियों, वर्तमान नीतियों को देखते हुए उपयुक्त हों की सिफारिश करना भी आयोग का ही कार्य है। प्रश्न 10 आपको करना है। प्रश्न 11 पुलिस प्रशासन के सम्मुख मुद्दों की चर्चा कीजिए।
पुलिस का राजनीतिकरण। सबसे पहला मुद्दा यह उठाया जाता रहा है कि पुलिस प्रशासन आज राजनीति के अधीन हो गया है और यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। व भाई भतीजावाद शुरू हो गया है। हाल ही के कुछ वर्षों में शीर्ष स्तर पर अधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है। आलोचकों के मत में इस प्रकार संगठन का अनुचित रूप से इतना अधिक विस्तार नहीं होना चाहिए। भर्ती तथा प्रशिक्षण। दुर्भाग्यवश लोग यह महसूस करते हैं कि सबसे उत्तम और योग्यतम को पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता। चयन में पक्षपात किया जाता है। भर्ती करने वाले अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। साथ ही साथ यह भी धारणा है कि पुलिस कार्मिकों का प्रशिक्षण प्रेरणादायक नहीं है। इस बारे में 1973 में पुलिस प्रशिक्षण पर एक समिति का गठन किया गया था और कई सिफारिशें भी की गई थीं। उनमें से कुछ सिफारिशों को लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पुलिस के उत्तरदायित्व और जनता व प्राप्त सुविधाएं। हाल ही के कुछ वर्षों में देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद, हिंसा, भ्रष्टाचार आदि पड़ रहे हैं, जिससे न केवल कानून व न्याय व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है बल्कि पुलिस बल की बदनामी व जनता का विश्वास भी भंग हो रहा है। पुलिस के कार्यकरण से जनता के मन की काफी असंतोष व नाराजगी है, जिसका मूलभूत कारण है पुलिस का व्यवहार, अशिष्टता। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज न करना, हिरासत में दुर्व्यवहार, पुलिस की उदासीनता, अकार्यकुशलता, अक्षमता आदि। प्रश्न 12 आपको करना है। प्रश्न 13, ये प्रश्न 100 शब्दों के हैं और 6 अंक के कोई 2 प्रश्न करने हैं इसमें से। प्रश्न 1, सचिवालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत केंद्रीय सचिवालय का स्थान अलग व महत्वपूर्ण है। प्राय इस तरह की शासन व्यवस्था 2 प्रकार की कार्यपालिका व्यवस्थाओं के अंतर्गत कार्य करती है। सांविधिक व्यवस्था, वास्तविक व्यवस्था। प्रशासन का संपूर्ण कार्य विभिन्न मंत्रालयों द्वारा ही पूरा होता है। मंत्रालय वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। भारत में मंत्रालयी संगठन 3 मंजिला इमारत की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर राजनीतिक स्तर, मध्य सचिवालय, निम्न स्तर निदेशालय होता है। सचिवालय का अर्थ है सचिवों का कार्यालय। सचिव ही मंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। उसके कार्यों को भली भांति समझने व करने का मुख्य उत्तरदायित्व सचिवालय पर ही है। प्रश्न 2 आपको करना है। प्रश्न 3, भारत में विद्यमान दबाव समूहों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। संस्थागत हित समूह। संस्थागत हित समूह राजनीतिक दल, विधान पालिका, सेना, नौकरशाही आदि में सक्रिय रहते हैं। औपचारिक संगठन होते हैं। ये क्रियाशील रहते हैं और सरकारी तंत्र पर अपना प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। ये अपने हितों के साथ साथ अन्य हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपना विरोध प्रकट करने के लिए संवैधानिक नियमों का सहारा लेते हैं। संगठनात्मक हित समूह। संगठनात्मक हित समूह की मुख्य विशेषता यह है कि ये विशेष हितों की पूर्ति करते हैं, लेकिन इनका लक्ष्य सीमित होता है। ट्रेड यूनियन, व्यापारियों और उद्योगपतियों का संगठन एवं नागरिक समूह इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी अपने हितों के लिए भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। व्यापारियों के संगठनों में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI बहुत कार्यशील है। प्रश्न 4 आपको करना है। धन्यवाद।